नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जल और जल चक्र क्या है। पूरा इसकी विस्तार से कहानी बढ़ेंगे और जल चक्र क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए और ये लाभदायक है या हानिकारक है और कितना उपयोग करना चाहिए, संसार में इसकी कितने परसेंटेज है। चलिए इस वीडियो में पूरा निचोड़ जानते हैं, शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम जल के बारे में पढ़ेंगे और जल को दो चार भागों में बांट कर समझेंगे। उनका पहले कितना उपयोग, कितना उपभोग करना चाहिए और उन्हें कितना वेस्ट किया जा रहा है जिससे हानि होता है, पहले ये दो भागों में बांट कर समझेंगे। सबसे पहला पहलू है हम लोगों का उसका उपभोग किस प्रकार से करना चाहिए। उसका उपभोग जैसे कि फैक्ट्रियों में उसका उपयोग करके उसे नालों के जरिए बहुत गंदा पानी और नदी में मिलाया दिया जाता है, जिससे कि नदी में उपस्थित जीव जंतुओं की क्षति होती है और वहाँ की पानी पूरा प्रदूषित हो जाती है, जिससे कि हमें बहुत हानि पहुंच सकती है। क्योंकि नदी में जो मछली रहते हैं वो वहाँ का पूरा कचरा वहाँ गंदा साफ करते हैं और उनका उपभोग हम जैसे में थोड़ा ही स्नान करना होता है तो उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को कम करना चाहिए। और कपड़ा धोने के लिए भी बहुत कम, जितना कोशिश हो सके उतना कम करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमें बहुत बड़ी संकट आ सकती है पानी की झेलने के लिए, हमें नहीं लेकिन हमारे बाद वंशजों को। और इनका उपयोग बड़े बड़े फैक्ट्री कल कारखानों में किया जाता है और इन्हें पानी को प्रदूषित करके पूरा गंगा नदी यानी बहुत सारी नदी बहा दिया जाता है। अभी तो सबसे बड़ा पहलू और जो आंखों के सामने दिखाई देता है वो है गंगा नदी, जो कि बहुत प्रदूषित हो चुकी है। जहाँ पे डॉल्फिन आती थी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। बस कुछ नहीं, प्रदूषित नदी के कारण बहुत सारा कल कारखाने की गंदा पानी के बहाव के कारण होती है। और यह पानी ज़मीन सोखती है और ज़मीन सोखती है तो ज़्यादा नहीं 40 फीट तक रहती है। और जो गरीब लोग रहते हैं, ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो 40 फीट तक हकल हलवा कर और गंदे पानी को अपना ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। एक निश्चित दायरे में निश्चित मात्रा में जल का उपभोग करना चाहिए, जिससे आने वाले वंशजों को कोई क्षति ना हो, कोई क्षतिग्रस्त ना हो। और सुखाड़ पड़ने की भी संभावना हो सकती है। कहीं कहीं सुखाड़ से पूरा फसल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही सुखाड़ ना पड़े और बारिश होते रहे। और कहीं कहीं तो कल नल छोड़ दिए जाते हैं खुले हुए, जिससे बहुत पानी बहुत बर्बाद होती है। पानी हमारे कल चापाकल नल से निकलते हैं तो वो पानी वाष्प बन के ऊपर चले आते हैं, और जो वाष्प बन के ऊपर जाते हैं उसमें से पूरा 100% फिक्स नहीं है कि यहाँ जो वाष्प बन के गए यही पानी वर्षा हो, दूसरे जगह भी वर्षा हो सकती है, जो कि हम विस्तार से समझेंगे जल चक्र में। और दूसरा पहलू हम लोगों का है उसे सेव कितना जल्दी और कितना अच्छे से करें। उन्हें सेव करने के लिए हम उनका उपभोग, जैसे कि हमें कपड़ा धोना है तो एक साथ बहुत सारे कपड़ा एक ही बार में धो लेंगे, जिससे पानी ज़्यादा बर्बाद ना हो। और वह पानी को हम किसी दूरे पर नहीं बहा देंगे, कहीं सीधे नालों में नहीं बहाएंगे, उसे खेत में बहा देंगे, जिससे कि फसल की होगा उत्पत्ति। और उसे नहीं तो नाले में नहीं बहा कर अपने टंकी में सोख्ता में बहाएं, जिससे कि वह पृथ्वी के अंदर रिसाव हो सके पानी का, जिससे कि हमें पानी की पुनर्चक्रण भी हो सकती है और वह नीचे स्राव होकर जाएगी, फिर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है स्नान करते समय नल को खुले छोड़ने, जिससे बहुत सारी पानी निकलती है और बर्बाद होती जाती है। दूसरा है जब हम बर्तन धोते हैं उस समय बहुत सारे पानी बर्बाद होती है। अगर उसे हम फसल में बहा दें, कोई पेड़ पौधे के सामने बहा दें, उससे पेड़ पौधे को भी लाभ होगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो हम लोग का भी लाभ होगा। नहीं तो उसे नालों में बहा कर उसे सुक्ता में बहा दें, जिससे कि पानी का पुनः चक्रण हो सके और हम उसका उपयोग कर सकें। एक और तरीके से हम पानी को सेव कर सकते हैं, जब वर्षा होता है उस समय छत पर से नीचे पानी गिरता है तो वह छत पर से पाइप लगाकर उसे हम कहीं बड़ी सुख्ता बनाकर, कहीं बड़े गड्ढे बनाकर उसमें स्टोर कर दें, जिससे कि पानी का पुनर्चक्रण हो जाए और भूमि जल स्तर में गिरावट न हो और पृथ्वी के अंदर जल स्तरों में पूरा बने रहे। लोग समझेंगे जल चक्र। जल चक्र की बड़ी सरल भाषा में समझेंगे और जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले नल, चापाकल, मोटर पंप जिसकी पानी खुले छोड़ दिया जाता है, जिससे बहुत सारे पानी का बहाव होता है, या वर्षा का पानी, सबसे पहले इस पानी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे कि उसमें गर्मी महसूस होती है। और कोई भी चीज़ आपको पता होगा गर्म से ठंडा की ओर जाना चाहती है, इसलिए जब पानी पे गर्म पड़ती है तो वाष्प बन के ऊपर जाती है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, और ऊपर जाकर ठंडा होकर पानी में बदल जाती है यानी बादलों के रूप में, जिसे हम संघनन कहते हैं। और संघनन होकर छोटे छोटे बूंदे के रूप में नीचे गिरती है, और उसी समय जब सूर्य के प्रकाश बूंदे पर पड़ती है तो तरंगी का निर्माण होता है इंद्रधनुष का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है।
तो चलिए पहले समझते हैं जल चक्र, और फिर वह उसका पानी नीचे गिरता है पृथ्वी पर, और फिर पृथ्वी पर बह जाता है, और फिर उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, फिर ऊपर जाता है, या फिर से वह जमीन के अंदर चला जाता है, पृथ्वी उसे सोख लेती है। भूमि जल स्तर में भी गिरावट नहीं होता है, जिससे कुछ तो पानी ऊपर चली जाती है और कुछ तो पृथ्वी सोख लेती है। पृथ्वी को सोखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा पानी तो ऊपर जाकर और वाष्प बन के बर्बाद हो जाती है, और जो वाष्प बन के ऊपर जाती है और नीचे आती है तो उसमें बहुत सारे हानिकारक पानी होते हैं जो कि हमें पीने लायक नहीं होता है। हमें बोला जाता है कि वर्षा का पानी पीना चाहिए, एकदम शुद्ध होता है। हाँ, शुद्ध होता है, लेकिन अब के ज़माने में शुद्ध नहीं है। पहले के ज़मानों में शुद्ध हुआ करता था, अब के ज़मानों में नहीं है, क्योंकि हमें इतना फैक्ट्री खुल चुके हैं, इतना फैक्ट्री, जिससे ये बहुत हानिकारक धुआं आसमान में फैले होते हैं, जो कि पानी के गिरते समय उसमें मिल जाते हैं और अम्लीय वर्षा का निर्माण कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए वर्षा का पानी नहीं पिया करिए, और जब अगर पीना ही है तो जब वर्षा हो जाए आधा घंटा तक, उसके बाद पिए, जो लास्ट के वर्षा में पानी पिए, जिससे कि जो प्रदूषण वाला पानी मिल कर गिर जाए और अच्छा शुद्ध पानी बाद में उसका वर्षा हो, जिससे कि यह प्रक्रिया बार बार चलते रहती है। फिर ऊपर वाष्प बन के जाती है, फिर नीचे आती है, फिर पानी बहती है, सूर्य प्रकाश पड़ती है, और वाष्प उत्सर्जन, संघनन, और जल में अंदर में रिसाव, बस यही प्रक्रिया चलते चलते पूरा पुनः चक्रण होते रहता है। इसे जल चक्र कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे पिछले डाले गए वीडियो गुफाओं के अंदर ही स्तंभ कैसे बनते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं।